अपनी तैयारी को आसान बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें AR करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल और इस घंटी को ऑल पे क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत के एक और महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग आपके बिहार बोर्ड क्लास 10th के इस संस्कृत का जो बुक है प्यूसम, इसको पढ़ रहे हैं और इसके पढ़ने के क्रम में हम लोग आपके लगभग प्यूसम बुक समाप्त होने वाला है। आज हम लोग इसके अंतिम से दूसरा चैप्टर, जिसका 13 नंबर चैप्टर आप बोल सकते हैं, क्योंकि टोटल इस बुक में 14 चैप्टर दिया गया। तो आज हम लोग आपके 13 नंबर चैप्टर को पढ़कर समाप्त कर देंगे और आपका डिमांड रहा तो एक क्लास में और आपका ये बुक समाप्त हो जाएगा, फिर आगे के बिंदु को समझेंगे। तो आज का चैप्टर जो 13 नंबर है बड़ा ही शानदार है, आपके परीक्षा उपयोगी पाठ है। परीक्षा में इससे खूब प्रश्न आते हैं। शुरू करते हैं और एक एक बात को ध्यान से समझते चलिएगा। यहाँ पे जिन छात्रों का पीछे का क्लास छूटा है उनके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखिएगा। वहां पे बिहार बोर्ड क्लास 10th के नाम से एक प्लेलिस्ट दिखाई देगा, जिसमें आपको पीछे के संस्कृत के जो भी क्लासेस छूटा है वो सभी वीडियो आपको मिल जाएगा। विशेष जानकारी के लिए लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी क्लिक करके आप जा सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपके क्लास 10th के संस्कृत का त्रयोदश पाठ, अर्थात कि 13 नंबर पाठ, जिसका नाम है विश्व शांति। यहाँ पे देखिए विश्व में अशांति को चित्रित किया गया है और यहाँ पे दिया गया है पाठ परिचय। ये इसके जो यहाँ पे पाठ परिचय दिया गया है, इसके हिंदी अर्थ को समझते हैं। यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है कि इस पाठ में संप्रति संसार में अशांति वातावरण का चित्रण और उसके समाधान का उपाय दोनों बताए गए हैं। देश में आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की अशांति है, इसे उपेक्षा कर कोई भी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। इस प्रकार की अशांति सार्वभौमिक अर्थात कि विश्व भर में है, यही दुख का विषय है। सभी लोग इस अशांति से चिंतित है। संसार भर में उसे दूर करने के लिए हर प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए। ये पाठ परिचय बताया गया। जो 13 नंबर आपका पाठ है विश्व शांति, इस पाठ में हमें जानकारी दिया जा रहा है कि संप्रति अर्थात कि आजकल संसार में चारों तरफ अशांति का वातावरण है। तो जो अशांति का वातावरण है उसका चित्रण किया गया है इस पाठ में, और उसके कारण क्या है और उस कारण का निवारण अर्थात कि उस अशांति को कैसे हम दूर कर सकते हैं, इस दोनों के बारे में इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। हर देश में आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की अशांति, अर्थात कि देश में कहीं पे कुछ आंतरिक कला है तो कहीं पे बाहरी कला है, दोनों तरह से सभी। अब जो भी हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ अपने देश पे नहीं, हम लोग पूरे विश्व, क्योंकि देखिए विश्व शांति अर्थात कि पूरे विश्व के हर एक देश में किसी न किसी प्रकार का कुछ न कुछ अशांति फैला हुआ है। अगर इसी तरह चारों तरफ अशांति फैला रहा तो इसे हम छोड़ के उपेक्षा करके अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। और ये अशांति दिन पर दिन सार्वभौमिक होते हुए जा रहा था कि विश्व भर में अगर दुख का सबसे प्रमुख कारण यही अशांति है। इसे सभी लोग इस अशांति से चिंतित होते हुए जा रहे हैं और संसार भर में इसे दूर करने के लिए हर व्यक्ति को जिस रूप में जो जहां से हो सकता है उसे प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है और आजकल हर विश्व का देश एक दूसरे से रिलेटेड है। तो विश्व में कहीं भी अशांति होगा तो उसे संपूर्ण विश्व प्रभावित होंगे। तो अब वहां तक तो था पाठ परिचय। यहाँ से आपके बुक के पहले स्टैंजा की शुरुआत हो रहा है। तो आइए इसके हिंदी अर्थ को समझते हैं। आपके पास अगर बुक होगा तो बुक को सामने रख के एक एक चीज मिलाते चले, इससे और अच्छा आपको क्लियर हर चीज समझ में आएगा। यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि वर्तमान काल में संसार के सभी देशों में उपद्रव और अशांति दिख पड़ती है। कहीं ही थोड़ी शांति का वातावरण है। किसी देश में आंतरिक समस्या को लेकर कलह है, इसे शत्रु राज्य आनंद मनाते हैं और इस कलंक को और बढ़ाते हैं। अनेक राज्यों में परस्पर थोड़ा थोड़ा शीत युद्ध चलता है। इस प्रकार संसार सचमुच आज अशांति सागर के किनारों के बीच दिखता है। अशांति मानव विनाश का कारण है। आज विश्व को विनाश करने वाले अनेक अस्त्रों का आविष्कार हो चुके हैं। मानवता नाश का भय उत्पन्न हो गया है। बताया जा रहा है कि इस समय विश्व के आप किसी भी देश में जाएंगे तो वहां पे कहीं पे उपद्रव है, कहीं पे अशांति दिख ही पड़ता है। जानकारी दिया गया है कि किसी देश में आंतरिक समस्या को लेकर कलह है तो इससे उसके जो शत्रु राज्य हैं वो आनंद मनाते हैं और इस कलंक को और बढ़ावा देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हमको बताएं तो जैसे भारत का ही हम उदाहरण लेकर समझने का प्रयास करें तो भारत में देखिए जैसे कश्मीर का मुद्दा हुआ, ये भारत का क्या है, आंतरिक समस्या है। ये हुआ, ऐसे ही तमाम मुद्दा है जो हमारे भारत की आंतरिक समस्या है। लेकिन जैसे ही इसको लेकर हमारे अंदर कहीं पे आंदोलन होगा, कहीं पे कलह की स्थिति उत्पन्न होती है, तो जो भी हमारे आसपास के शत्रु राज्य है, जैसे हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, चाइना, तो ये लोग क्या करते हैं, आनंद मनाते हैं कि चलिए भारत में बहुत अच्छा है, चारों तरफ वहां पे आंतरिक कलह के समस्या से भारत जूझ रहा है, जिससे और इस कलंक को बढ़ावा मिलता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग हर एक देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो हमें सब किसी का अगर कहीं पे आंतरिक समस्या है तो सभी देश को मिलकर उसकी समाधान सोचना चाहिए। कहीं पे तो राज्यों के स्तर पे ही शीत युद्ध चल रहा है। देखिए इस पाठ की शुरुआत में ही बताया गया था कि इसमें दोनों तरह से, पहले तो आपको बताया जाएगा कि अशांति किस किस रूप में है,
फिर उसके कारण भी बताया जाएगा। तो अभी बताया जा रहा है कि किस किस रूप में किसी देश में अशांति है। फिर से मैं बता रहा हूं कि सिर्फ भारत की बात नहीं हो रहा है, संपूर्ण विश्व की बात हो रहा है। और किसी किसी देश के राज्यों में ही कलह चलता है जो जिससे और अशांति के सागर उत्पन्न होते हैं। जैसे भारत में ही देखिए कि कभी कभी बिहार के तुम बिहारी हो, तुम मुंबई वाले हो, तो ऐसे करके कलह चलता है। जिससे कितना बार सोचिए मुंबई में ही बिहारियों को पिटा दिया गया था, ये भी अशांति का एक प्रमुख कारण था। कितना बार आप देखे थे फिलहाल में गुजरात से ही बिहारियों को खदेड़ा जा रहा था, तो ये भी एक अशांति का कारण है। अशांति से मानव का विनाश संभव है, क्योंकि सोचिए चारों तरफ अशांति फैलेगा तो एक समय ऐसा आएगा जब फिर दुनिया विश्व युद्ध के मुहान पे खड़ी हो जाएगी। और पहले भले ही वो जमाना था जब विश्व युद्ध चलता था 4-4 साल 5-5 साल, उससे ज्यादा क्षति नहीं हुआ, लेकिन इस समय तो हम लोग इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी शस्त्र घातक अस्त्र शस्त्र का आविष्कार कर चुके हैं जो अगर थोड़ा दिन 1 से 2 दिन भी लड़ाई चला तो मानवता का नाश होना संभव है। क्योंकि सोचिए पहले थोड़ा सा आविष्कार हुआ था, तो अगर परमाणु बम एक बार अमेरिका पटका था विश्व युद्ध के समय जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे, जिसका प्रभाव वहां के मानव सभ्यता आज तक झेल रहा है। चलिए यहाँ पे जो आपके बुक का आगे का स्टैंजा है, स्टैंजा यहाँ पे समाप्त नहीं हो रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट पेज शुरू हो जाएगा। तो पहले आइए इसके अर्थ को समझते हैं, फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। जानकारी दिया गया कि अशांति के कारण और उनका निवारण का उपाय सावधानी पूर्वक सोचना चाहिए। कारण जान लेने से उसका निवारण का उपाय भी समझ में आ जाता है। कि अब बताया जा रहा है, पहले तो हम लोग सीखें कि किस रूप में चारों तरफ अशांति फैला हुआ। अब कह रहा है कि उस अशांति को दूर करना है तो सबसे पहले उसके कारण को सोचना पड़ेगा। और उस कोई भी समस्या हो, चाहे अशांति नहीं, कोई भी आपके जीवन में समस्या, तो समस्या किस कारण से उत्पन्न हुई है, सबसे पहले उस कारण को अगर आप पता लगाएंगे तो उस कारण को ही हम समाप्त कर देंगे, तो उस समस्या का निवारण स्पष्ट रूप से हो जाएगा। आगे जानकारी दिया गया कि अशांति चारों तरफ जो फैल रहा है इसका क्या कारण है, पहले उसके कारण को पता लगाना पड़ेगा, फिर हम उसके निवारण का उपाय ही सोचेंगे। कारण बताया जा रहा है कि इस अशांति के क्या कारण है, तो कह रहा है वस्तुतः द्वेष और असहिष्णुता अशांति के 2 कारण है। तो ये प्रश्न हमेशा पूछा जाएगा कि विश्व अशांति के कौन से प्रमुख कारण है, तो 2 कारण है, द्वेष और असहिष्णुता। इसे याद रखेंगे। देश दूसरे की अभिवृद्धि को देखकर द्वेष करता है और उस देश की अभिवृद्धि को नाश करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। द्वेष ही असहिष्णुता को जन्म देता है। ये दोनों दोष परस्पर बैर उत्पन्न करते हैं। जो प्रमुख कारण क्या है, द्वेष और असहिष्णुता। जैसे ही कोई देश तरक्की करेगा तो उसके जो भी शत्रु देश है उसको देखकर जलन रखते हैं और ये नहीं सोचेंगे कि हम भी उसके जैसा तरक्की करें, बल्कि उस देश को नाश करने के लिए वे प्रयास करते हैं। और इसी प्रकार के बैर और द्वेष की भावना से असहिष्णुता का जन्म होता है। तो किससे असहिष्णुता का जन्म होता है, ये भी प्रश्न पूछेगा तो आपको याद रखना है द्वेष से। जो यहाँ से यहाँ तक वहीं पैराग्राफ अभी चल रहा है, इसके अर्थ को आइए समझते हैं। यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है कि दोनों दोष परस्पर बैर उत्पन्न करते हैं और स्वार्थ बैर को बढ़ाता है। स्वार्थ से प्रेरित लोग अहंकार के भाव से दूसरे के धर्म, जाति को, संपत्ति को, क्षेत्र को या भाषा को सहन नहीं कर सकते, अपने को ही सर्व उत्कृष्ट मानते हैं। ऐसे ही किसी के अंदर स्वार्थ की भावना जागृत होता है, वैसे ही उसके अंदर अहंकार आएगा और यही अहंकार प्रेरित करता है आपको कि आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं। और जिस भी देश में समाज में भावना आता है वो दूसरे देश के लोग को, समाज के लोगों को, जाति के लोगों को अपने से निकृष्ट समझेंगे, सोचेंगे हम ही सबसे ऊपर हैं, हम ही विश्व गुरु हैं। और इसी भावना की वजह से चारों तरफ अशांति फैला हुआ है। आगे देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण बात की जानकारी दिया गया है कि राजनीतिज्ञ लोग अर्थात राजनीति करने वाले लोग यहाँ इसका विशेष रूप से प्रेरक होते हैं। सामान्य लोग नहीं, तथापि विश्वास करते हुए भी उस शक्ति बल से प्रेरित हो जाते हैं। अर्थात ये सबसे ज्यादा विश्व में इस समय अशांति को बढ़ाने का, या राज्य स्तर पे हो, आंतरिक स्तर पे हो, बाहरी स्तर पे हो, इस अशांति को बढ़ाने में सबसे प्रमुख लोग जो हैं वो हैं राजनीतिज्ञ लोग। अर्थात कि जो हमारे देश के लीडर, हर एक देश के जो लीडर होते हैं, नेता होते हैं, वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करेंगे और वोट लेने के लिए वो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, समुदाय के आधार पे, राज्य के आधार पे पार्टी बनाते हैं और आपके अंदर, हमारे अंदर बैर की भावना को संचारित करते हैं। जबकि आगे जानकारी दिया गया है कि अगर वो उनको वास्तव में राजनीति करना है, अगर वो परोपकार की भावना से आए हैं कि हमें लोगों की भलाई करना है, तो उन्हें तो इन सब से ऊपर उठना चाहिए। उन्हें खुद लोगों को घूम घूम कर समाज को जागृत करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, उनको स्वार्थ छोड़ देना चाहिए। उन्हें खुद लोगों को बोलना चाहिए कि ये देखिए, कोई भी किसी भी धर्म, जाति, समुदाय में उत्पन्न हुआ है, किसी भी देश, किसी भी राज्य का है, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है और इस आधार पे हमें किसी को भी एक दूसरे से बैर नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो ये आपका नेक्स्ट स्टैंजा है, इसके आइए हिंदी अर्थ को समझते हैं। यहाँ पे जानकारी दिया गया, किंतु कोरा और सूखा उपदेश ही पर्याप्त नहीं है, उनका कार्यान्वयन जीवन में अनिवार्य है। और कहा भी गया है, क्रिया के बिना ज्ञान भार है। देश के बीच विवादों को निपटारे के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ इत्यादि संस्थाएं हैं, वे समय समय पर अशांकित विश्व युद्ध को शांत करते हैं। स्वार्थ की भावना से ऊपर उठ चुके हैं और जो चिंतनशील लोग हैं, सेवी लोग हैं, लीडर लोग हैं, जिनको उपदेश देना चाहिए, वो लोग के सिर्फ उपदेश देने से उन लोगों को काम नहीं चलेगा। कह रहा है कि कोरा उपदेश देने से, अर्थात सिर्फ खाली उपदेश देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसको अपने जीवन में भी उतारना पड़ेगा। कहा भी गया है, क्रिया के बिना ज्ञान भार के समान है। साथ ही आपके पास कितना भी ज्ञान हो जाता है, उस ज्ञान को अगर आप अपने जीवन में अप्लाई
नहीं करते हैं, वो ज्ञान आपके व्यवहार में नहीं दिखाई देता है, तो ज्ञान तो आप पे भार के समान है। बात को हम लोग सिद्ध किए थे किस चैप्टर में, तो आपको याद होगा अगर आप डेली क्लासेस करते होंगे तो व्याघ्रपति कथा में यही चीज हम लोग पढ़े थे कि क्रिया के बिना ज्ञान भार के समान है। अगर आप उपदेश देने जा रहे हैं समाज में द्वेष और असहिष्णुता की भावना नहीं अपनाना है, तो सबसे पहले ये आपके अंदर इस भावना को जागृत करना पड़ेगा। क्योंकि उदाहरण की बात करें तो आपको अगर बोला जाए कि आप जाकर समाज में लोगों को जागृत कीजिए कि शराब नहीं पीना है, शराब पीने से काफी नुकसान होता है, और आप खुद हाथ में शराब लेकर पी रहे हैं, तो उससे लोगों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि लोग उपदेश से नहीं बल्कि जो काम करते हैं उसको देख कर सीखते हैं। इसलिए महात्मा गांधी वो सादा जीवन जीते थे, क्योंकि वो सत्याग्रह करते थे, तो खुद पहले सत्याग्रह को अपने आप में अपनाते थे, जो आज के लीडर में नहीं दिखाई देता है। आज के नेता को देखेंगे वो कहने के लिए आपको उपदेश देंगे कुछ, और जो आपको मना करेंगे कि ये काम नहीं करना है, खुद वही काम करेंगे। तो ऐसे उपदेश देने से समाज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे जानकारी दिया गया है कि भगवान बुद्ध प्राचीन काल से ही बैर से वैर को समन नहीं होता है कहा करते थे। बैर की भावना छोड़ने से करुणा और मैत्री भाव अपनाने से वैर की शांति होती है। भारतीय नीति शास्त्र निर्माता सत्य ही उद्घोषित करते हैं। आगे श्लोक मिलेगा, उसके अर्थ को समझेंगे। यहाँ पे जानकारी दिया गया कि भगवान बुद्ध प्राचीन काल में ही लोगों को उपदेश देते हैं कि आप बैर से बैर को नाश नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सोचिए अगर लड़ाई होता है दो पक्ष में, तो लड़ाई से लड़ाई को आप समाप्त नहीं कर सकते। लड़ाई से लड़ाई तभी समाप्त होगा जब एक पक्ष का पूरी तरह विनाश हो जाए। लेकिन कितना भी आप किसी से लड़ाई करेंगे, अंत में आपको समझौता पे उतरना ही पड़ेगा। जैसे आप देखें पीछे मानव सभ्यता गवाह है, भले ही हमने दो विश्व युद्ध का ध्वंस झेला, लेकिन विश्व युद्ध का भी अंतिम निर्णय समझौता से ही हुआ है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप पहले लड़ाई करके समझौता करें या लड़ाई करने से पहले ही आप समझौता कर सकते हैं। और इस पे महात्मा गांधी का एक कथन आप समझ सकते हैं कि बैर से बैर का नाश नहीं होता है। क्योंकि महात्मा गांधी भी कहते थे कि अगर आपका कोई एक आंख फोड़ दे तो बदले में आप भी उसका एक आंख फोड़ेंगे। अगर यही संपूर्ण मानव में यही प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए तो आने वाले दिन में एक दिन ऐसा समय आएगा कि जब किसी के पास नेत्र नहीं बचेगा। अर्थात कि आपको अगर बैर को शांत करना है तो उसके लिए आपके अंदर करुणा और मैत्री भाव होना चाहिए। यहाँ पे यह श्लोक दिया गया है, यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम। आइए सिर्फ इस श्लोक के अर्थ को देखते हैं। वसुधैव कुटुंबकम भारत की यही हमारी आदर्श वाक्य, हमारी विदेश नीति है कि संपूर्ण विश्व हमारे लिए घर के समान है। यह मेरा है वह दूसरों का है, अर्थात यह मेरा परिवार है वह दूसरों का परिवार है, ऐसा संकुचित बुद्धि वाले कहते हैं। किंतु उदार विचार वाला पुरुष कि समस्त संसार को ही अपना घर मानता है। यह भारत की नीति है और इस नीति से आज संसार में शांति स्थापित किया जा सकता है। अर्थात कि जो लोग ये कहते हैं कि ये मेरा घर है तुम्हारा घर है, मेरा देश है तुम्हारा देश है, मेरा जाति है वह तुम्हारा जाति है, ऐसे लोग द्वेष की भावना को बढ़ा रहे हैं। और उन लोगों का संकुचित बुद्धि है, उन लोगों के पास बुद्धि नहीं है। और जिन लोगों के पास बुद्धि है, जो लोग उदार विचार के, जो लोग महान हैं, वे लोग कहते हैं कि संपूर्ण विश्व ही हमारा घर है। अब आइए जो ये लाइन है अंतिम स्टैंजा, इसके अर्थ को समझते हैं। यहाँ पे जानकारी दिया गया कि पर पीड़ा अर्थात कि दूसरों को दुख पहुंचाना आत्मनाश उत्पन्न करता है। परोपकार अर्थात दूसरे की भलाई शांति उत्पन्न करने का कारण बनता है। अर्थात कि अगर आपके अंदर ये भावना है कि हम दूसरे को दुख पहुंचाएंगे, हानि पहुंचाएंगे, इसी से आप जीवन जी रहे हैं, तो आपका जीवन में कभी स्थिति नहीं आ सकता है। आप हमेशा अशांत रहेंगे, भले ही दूसरों का आप दुख नहीं पहुंचा पाए, लेकिन आप अपना नाश कर रहे हैं इस भावना के वजह से। जो लोग परोपकार की भावना से जीते हैं कि हमको दूसरों की भलाई करना है, हर जगह में शांति उत्पन्न करना है, इससे लोग खुद भी शांत रहते हैं और समाज में एक अच्छा और पॉजिटिव संदेश देने के काम करते हैं। आगे जानकारी दिया जा रहा है, आज भी एक देश के संकट काल में अन्य देश से सहायता राशि अर्थात धन और सामग्री भेजी जाती है। यह विश्व शांति का सूर्योदय दिखता है। अर्थात कि आज भी देखिए कि हम लोग किसी भी देश में, भले ही और जगह से कितना भी हमारा बैर है, द्वेष है, लेकिन किसी देश में भूकंप आ जाए और भी आपदा आ जाए, तो जैसे ही किसी देश में आपदा आता है तो उसके आसपास या कहीं से भी इस देश के पास जितना भी यथासंभव जितना राशि हो सकता है, जितना धन हो सकता है, जैसे हो सकता है उस रूप में हम लोग मदद करते हैं। संदेश क्या दिखाई दे रहा है कि हम लोग धीरे धीरे हमारा विश्व में जो है विश्व शांति के लिए सूर्योदय है। अर्थात ऐसे ही हम लोग में अगर परोपकार की भावना जागृत हो तो एक दिन ऐसा समय आएगा जब विश्व शांति की भावना समाप्त हो जाएगी और सर्वत्र हर जगह शांति ही दिखाई देगा। इस तरह आज हम लोग आपके 13 नंबर चैप्टर को समाप्त कर दिया। अब आपका बुक समाप्त होने वाला है, एक चैप्टर और बाकी है 14। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बताते हैं, तो जल्द ये क्लास और लेकर आपके बुक को हम लोग समाप्त कर देंगे। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप ही के हेल्प के लिए अपलोड किया जा रहा है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नीचे कोई भी दिक्कत समस्या होगा तो कमेंट बॉक्स उसी लिए उसमें जरूर लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।